मैं और कुछ ऐड करना हूँ। बताइए। कहाँ प्रेजेंट 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 नाउ। ये ऑन है। अंग्रेजी जी का स्वागत है। आवाज आ रही है आपको? हेलो। ठीक। मैं हाँ, आवाज आ रही है सर जी।
हाँ मुझे क्लियर है। आपको क्लियर है सर? Absolute। बस ठीक ठीक है, ठीक। 5 मिनट तो बाद मैं चालू एक करते हैं 5 मिनट सर। में रिटर्न होता हूँ, है ना? जी सर। हाँ, प्लीज प्लीज। तो फिर आपने दूसरे पे भेज दिया। नमस्कार सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सर की आवाज नहीं है। ये इसको पंखा बंद करने को बोला था ना? क्लियर है? वो फिर है ना, वाइब्रेशन हो जाना, वाइब वो इको आता। कुछ ही देर में हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं।
आप सभी कृपया अपने माइक को म्यूट पे कर लें। चले डॉक्टर मनीषा धन्यवाद डॉक्टर भरत भाटी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के वेब लेक्चर सीरीज का आज तृतीय महत्वपूर्ण लेक्चर है और मुझे आप सबको ये जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि आज के वेब लेक्चर सीरीज में हमारे बीच डॉक्टर निशांत खरे उपस्थित हैं, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, प्लास्टिक सर्जन हैं और साथ ही वो माननीय सदस्य हैं स्टेट एडवाइजरी कमेटी कोविड-19 के मध्य प्रदेश शासन के। ऐसी विभूति के बीच हम आज ये कोविड-19 का जो क्राइसिस है, इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान पोस्ट कोविड-19 चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स उनसे यहाँ पर समझेंगे, चर्चा करेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 ने पूरी मानवता को एक सबक दिया है।
तो उसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर निशांत खरे जी के विशेष व्याख्यान से। मैं आज के इस वेब लेक्चर सीरीज के को प्रारंभ करते हुए आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ डीन और वर्तमान कुल सचिव प्रोफेसर किशोर जाम से कि वे हमारे इस वेब लेक्चर सीरीज के विषय का परिचय, हमारे माननीय मुख्य वक्ता का परिचय एवं आज का इस वेब लेक्चर सीरीज का प्रस्तावना प्रस्तुत करें। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर किशोर जॉन को। नमस्कार, मैं प्रोफेसर के जॉन, डीन BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस महू, आपका सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। और आज हमारे वेबिनार में हमारे साथ हैं डॉक्टर निशांत खरे। सबसे पहले मैं डॉक्टर खरे साहब का स्वागत करता हूँ और इस जो हमारी वेबिनार की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने डॉक्टर खरे का एक परिचय प्रस्तुत करूँगा। डॉक्टर खरे जो है उनकी स्टडी उनने मेडिसिन की स्टडी LTM मेडिकल कॉलेज मुंबई से करी और उसके पहले जो उनका स्कूलिंग जो हुआ है वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ है। और उसके बाद उनने सर्जरी जो है जो स्टडी करी है वो गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से। और उसके बाद उनने जो अपनी प्लास्टिक सर्जरी की जो एक्सपर्टीज प्राप्त करी है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से प्राप्त की है। और अभी वर्तमान में वो जो डॉक्टर खरेस प्लास्टिक सर्जरी सेंटर इंदौर में जो हैं उसके वो डायरेक्टर हैं। एक्चुअली ही इज कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन अक्रॉस many major hospitals across the Indore city. He has worked as assistant professor in plastic surgery at prestigious KEM Hospital, Mumbai. And Dr. Khare is a plastic surgeon with an experience of almost 15 years, more than 15 years. He has successfully performed more than 10,000 surgeries, in particular plastic surgery. And Dr. Khare specializes in lipoabdominoplasty, laser leaf surgery, ocular plastic surgery, mastopexy, and smile design. Dr. Khare Plastic Surgery Center provides world-class treatment at the best price at the patients coming from all corners of the world, even local patients from all parts of Madhya Pradesh, adjoining states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, along with other major cities of Indore. Many patients visits also from out of India, like USA, UK, Canada, New Zealand, and Gulf countries also. Apart from this, his medical expertise in particular in plastic surgery, he has written so many national and international research articles, almost more than 35 research articles in national and international journals. इसी के साथ जो वर्तमान में डॉक्टर निशांत खरे जो हैं वो स्टेट एडवाइजरी कमेटी फॉर कोविड जो राज्य सरकार की एक कमेटी है उसके एडवाइज़र हैं और वो आज हमारे साथ हैं। वो अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ में शेयर करेंगे। और उसमें मैं सबसे पहले मतलब चाहता हूँ कि वो जो वर्तमान स्थिति हमारी कोविड की अभी है उस पर थोड़ा सा डॉक्टर खरे प्रकाश उस पर डालेंगे। और साथ में जो मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें जो एडवाइजरी कमेटी में एक मेंबर के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं उस कमेटी में काम करते हुए वो भी कृपया आप हमारे साथ शेयर करें। और हम जानते हैं कि जो कोविड-19 का जो वर्तमान जो समय है जो हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं और अभी हमने कम से कम 2.5 महीने लॉकडाउन में हमने काटे हैं। उस लॉकडाउन के दौरान हम लोग सब अपने घरों में सुरक्षित थे, पर जो बाहर जो कोरोना से जो सेना लड़ रही थी उसमें मुख्य रूप से दो जो क्या कहना चाहिए प्रोफेशन है वो आते हैं।
सबसे पहला है मेडिकल स्टाफ्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और सपोर्टिंग स्टाफ्स, एंड उसके साथ में आते हैं पुलिस। तो जो हमारे साथ मतलब हमारे हमारे हमको कोरोना से बचाने के लिए जो आगे खड़े हैं, उसमें मेडिकल प्रोफेशन जो है वो सबसे सामने आता है। उसकी अपनी कठिनाइयां हैं, उसकी अपनी परेशानी है, पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमारे इंदौर से ही दो जो डॉक्टर्स इसका मतलब शिकार हुए हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर निशांत खरे से कि वो जो अपने यहाँ पर अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो पहले कोविड-19 में और उसके बाद जो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है स्टेट ने वो, और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 चैलेंजेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो अभी हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम एज ए पब्लिक, मतलब आप अपना काम कर ही रहे हैं, पर एज ए पब्लिक हम लोग और एज ए एजुकेशनिस्ट हम उसको कैसे आगे आपके कामों को ले जा सकते हैं, इसमें आप हमारी हमको मदद करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत है और विश्वविद्यालय में आपके साथ जितने भी यहाँ पर हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है उन सभी का भी स्वागत है। अब मैं जो माइक क्या जो अगली कड़ी है उसके लिए मैं डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. वर्मा को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद प्रोफेसर किशोर जॉन जी। डॉक्टर निशांत खरे जी हमारे मुख्य वक्ता हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि हम आज के इस वेब लेक्चर सीरीज का स्वरूप चर्चा के रूप में याद रखना चाहेंगे, वो मैं हमारे मुख्य वक्ता के पश्चात आप सबके सम्मुख रखूंगा। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि बहुत व्यस्त हैं डॉक्टर निशांत खरे जी, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है पोस्ट कोविड-19 चैलेंजेस प्रॉस्पेक्ट्स, उस पर प्रकाश डालें। और हम रूप हैंड ओवर करने के लिए बच्चे नहीं हैं। तो शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलेंगे। और ये जो बदलाव है इससे हम कितने अच्छे से आत्मसात कर
इन चुनौतियों को मिटती जाती है। तो मेरे ख्याल से कोविड-19 जो एक पहला बड़ा प्रश्न हम सबके बीच में खड़ा करता है, इस कहानी से अगर चलते रहेंगे तो वह यह खड़ा करता है कि हम अपने आसपास की इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को या प्रकृति को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसका उपयोग या उपभोग करते आए हैं। चीन से निकलकर पहला जो स्प्रेड, इसका आप मैप करना शुरू करेंगे तो पहला स्प्रेड जो है वो पहला स्प्रेड हुआ यूरोपियन नेशंस में। बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है वुहान से बीजिंग, और फिर बीजिंग के बाद से वुहान से बीजिंग और हांगकांग, और फिर उन दो जगहों से लेकर यूरोप में। बड़ा समय हमने इसमें लगाया और शायद विश्व ने अपनी बहुत सारी शक्ति और ऊर्जा खर्च करी है पिछले कई सालों में एक ग्लोबल मार्केट का निर्माण करने में। ये ग्लोबल मार्केट ने अपनी तरीके की कुछ चुनौतियां खड़ी करी। इस ग्लोबल मार्केट के चलते मऊ में अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर काम करने वाले तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी आवश्यकता अगर टूथपेस्ट की होगी तो उसे भी कोलगेट ही चाहिए, और सब जगह जो है उन्हीं प्रकार की चीजों की चाहिए। तो हमने एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट करा बहुत लंबे समय तक, इस चीज पर बात करते करते, इस चीज के लिए प्रयत्न करते करते। और ये ग्लोबल मार्केट के अंदर दो बहुत बड़ी चीजें निहित थी। एक एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, कि हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। दूसरी चीज ट्रेड रूट्स खड़े करने पड़ते थे, और उन ट्रेड रूट्स के कारण ट्रेड वॉर भी खड़ा करना पड़ता था। ये सब चीजों के चलते एक जो स्प्रेड है, मतलब आज आप इमेजिन करिए कि शायद आज बाकी छोड़ दीजिए तो पिछले 60-70 साल की ही स्थिति सोच लीजिए। तो अगर 70-75 साल पहले, या शायद उतना भी नहीं जाऊं तो 20-30-40 साल पहले भी अगर चीन में किसी वायरस का इन्फेक्शन या किसी भी देश में किसी वायरस का इन्फेक्शन आया होता तो क्या उसने इतनी तेजी से इस पूरे विश्व को घेर लिया होता? तो शायद उत्तर होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर ये जो एक क्रिएशन ऑफ ग्लोबल मार्केट है जिसने कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी को भी प्रभावित करा, हम चाहे उसकी स्वदेशी कहकर चर्चा करें या लोकल कहकर चर्चा करें, उसको भी प्रभावित करा। ये वो ट्रेड रूट्स थे, ये वो ट्रेडिंग रूट था जिसके कारण वो वायरस जो है बड़ी तेजी से फैला, पहले यूरोपियन नेशंस में, उसके बाद यूरोप से अगली कड़ी जो जुड़ती है वो यूएसए या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जुड़ती है। चीन से साउथ ईस्ट एशिया में फैलना तो बहुत ही सरल है क्योंकि वो उनके लिए मुख्य मार्केट है। भारत की देखी जाए तो निर्भरता चीन के प्रोडक्ट्स पर कितनी हो गई थी ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आसानी से ये चीन के वहां पर होने के कारण ये स्प्रेड करता गया। अब भारत में जब पहला केस मिलना शुरू हुआ तो वो जनवरी का अंत था, और केरल वो पहला राज्य था जिसने केसेस रिपोर्ट करना शुरू करे। अब ये एक और कहानी है, और ये थोड़ी विचित्र कहानी है, इसको भी थोड़ा रिफ्लेक्ट करिएगा कि ये कितना सही और कितना गलत था। भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल के लगभग का समय अब होने वाला है, 73-74 साल हो गए, और इतने समय पहले स्वतंत्र हुए भी आज हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्थिति में जाकर खड़ा था ये हमने देखा होगा। इस चीज को कहना चाहिए उगाड़ने या नंगा करने का काम जो है वो इस कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन ने करा। केरल में जब फैलना शुरू हुआ तो हमारे पास ऐसी कोई मोडालिटी मौजूद नहीं थी। ये तो मान लिया कि वायरस नया है, ये भी मान लिया कि उस वायरस को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थी। जब वायरस ही नया था तो टेस्टिंग किट कहां से आते? ये भी मान लिया कि उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट की मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हेल्थ सिस्टम की तैयारी कितनी है, कितना, और ये तैयारी 1 दिन 2 दिन 1 माह 2 माह में नहीं होती। हेल्थ सिस्टम को तैयार करने के लिए, स्वास्थ्य के सिस्टम को तैयार करने के लिए जो देश की मूलभूत रिक्वायरमेंट है, इसको तैयार करने के लिए 70-75 साल का समय मिला है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियां रही होंगी, लेकिन पिछले 75 साल में हेल्थ सिस्टम की कितनी तैयारी थी ये उघाड़ने का काम जो है इस कोविड-19 के इन्फेक्शन ने करा है। केरल से जब फैलना शुरू हुआ तो केरल में जो परिस्थिति थी, केरल की परिस्थिति, केरल को तो हम फिर भी थोड़ा सा डेवलप्ड राज्य के रूप में देखते हैं, लिटरेट राज्य के रूप में देखते हैं। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति खर्च किया जाने वाला उनका हेल्थ पे बजट देश के हाईएस्ट 5-7 राज्यों में से एक है। लेकिन उसके बावजूद केरल में जो स्थिति थी वो सबको देखने में आई, और फिर धीरे धीरे कर एक बार जब भारत में उसने एंट्री ले ही ली थी तो वो फैलना शुरू हुआ और भारत के अन्य राज्यों में धीरे धीरे आता गया। अब हम अपने राज्य की स्पेसिफिक बात करें, जो डॉक्टर जॉन का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी था,
हमारे राज्य में, और इसमें हम इंदौर को एक स्टडी मॉड्यूल की तरह, इंदौर को एक स्टडी प्रोस्पेक्ट की तरह लेकर चलते हैं और इंदौर की कहानी से आगे का मामला समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर में जो पहला केस रिपोर्ट हुआ वो 22 मार्च के आसपास, 22 मार्च को, ठीक 22 मार्च को पहला केस रिपोर्ट करा गया था। अब रिएक्शन टाइम देखिएगा तो 22 मार्च को जब पहला केस रिपोर्ट करा तो हमारे पास सैंपल लाने की जो ताकत थी, जो हम स्वैब स्टिक जिससे हम सैंपल लाते थे कोविड की जांच करने के लिए, वो सैंपल लाने की ताकत 40-50 के आसपास थी। हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो इंदौर जैसे महानगर जिसकी की 35 लाख आबादी है और जो कि एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, जो कि देश भर में ट्रेडिंग रूट की तरह काम में आता है, उसकी लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी, जबकि जनवरी में पहला इन्फेक्शन केरल में मिल गया था, उसकी लैब की टेस्टिंग कैपेसिटी वाज ओनली 40 हम टेस्ट कर पाते थे एक दिन में इंदौर में, जब ये कहानी 22 मार्च को शुरू हुई थी। व्यवस्थाओं के कुछ परिवर्तन भी चल रहे थे, स्वाभाविक रूप है, चलता रहता है और वह होते भी हैं। उसके पहले मुझे लगा कि एक साइकोलॉजी जिससे कि पूरा देश ग्रसित रहा, और मैं आप सबको आगाह करना चाहूंगा कि आज भी वो देश ग्रसित है, वो ये है कि जब तक हमारे निकट ये कोविड का इन्फेक्शन नहीं पहुंच गया तब तक हमने इसकी सीरियसनेस को पहचाना नहीं, तब तक हमने ये समझा नहीं कि ये हमको भी कल प्रभावित कर सकता है, ये हमको भी कल परेशान कर सकता है। जब हमारे निकट का कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई जानने वाला, कोई पहचानने वाला ये जैसे जैसे पॉजिटिव आता गया, तब हम इसके प्रति सजग होते गए, तब हम इसके प्रति जागते गए, और यही पूरी कोविड-19 की स्टोरी या कहानी रही है। 22 मार्च को इंदौर में पहला इन्फेक्शन आया और जैसा मैंने आपको बताया कि 22 मार्च पर भी हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी दैट वाज ओनली 40। 27-28 मार्च तक आते आते ये जो 30-40 की कैपेसिटी थी, इसके लगभग नजदीक के केस रोज मिलने लगे थे हमको। 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी का 24 मार्च से आह्वान था लॉकडाउन पर जाने का। इनिशियल फेज में अपने लिए भी हिट एंड ट्रायल था। 29 मार्च से हमने यहाँ पर बंद को इम्पोज करना शुरू करा। और आप अनुभव के लिए पूछ रहे थे तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, और अब वो समय बीत गया तो अब शायद बिना झिझक के मैं ये चीज कह सकता हूं कि वो सही में ऐसे दिन थे कि जब रात में जब सोते थे तो ये पता नहीं लगता था कि अगले दिन सुबह की स्थिति क्या रहेगी या कैसा मामला परिवर्तित होकर आपको नजर पर आएगा। व्यवस्थाओं को जुटाने में जिस गति से बढ़ रहा था, अगर उस गति से, और मैं बिल्कुल आपको खुले मन से कह रहा हूं कि जैसी स्थिति 15 अप्रैल के आसपास हो गई थी, अगर उसी गति से इन्फेक्शन आज भी बढ़ता रहता तो हम शायद स्पेन के प्रधानमंत्री की तरह निस्सहाय खड़े होकर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। 29 तारीख को इंदौर को, चूंकि अपन मॉडल के रूप में ले रहे हैं, 29 तारीख को सबसे पहला यह हुआ कि एक लॉकडाउन बहुत कड़ाई से स्थापित करने की जरूरत पड़ी और एक बहुत कड़ा लॉकडाउन यहां लाया। शुरू के 2 दिन 3 दिन तो सब्जी वब्जी की दुकानों पर, किरानों की दुकानों को खुला रखा गया था और उन पर बड़ी भीड़ भी होती थी। इसलिए 2 दिन बाद 31 तारीख से यह निर्णय लिया गया कि अब तो चाहे लोगों को रोजमर्रा की चीजें भी बंद हो जाए, चाहे किराना बंद हो जाए, चाहे सब्जी बंद हो जाए, चाहे फल बंद हो जाए, लेकिन इस लॉकडाउन को पूरी कड़ाई से पालन कराना जरूरी है। और लिटरली अघोषित कर्फ्यू, जिसमें कि हेल्थ और पुलिस और निगम के कर्मचारी को छोड़ दें तो लिटरली अघोषित कर्फ्यू सरीका जो है वो शहर पर लादना पड़ा। मन किसी का नहीं था, पर मैं स्पष्ट कहूंगा कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं था। ये समझिए कि लॉकडाउन करता क्या है। लॉकडाउन बेसिकली 2 चीजें करता है और वो 2 चीजें हमको उपयोग में आती हैं। सबसे पहले तो वो इन्फेक्शन की गति को धीमा कर देता है, क्योंकि लोगों का कांटेक्ट कम हो जाता है। इन्फेक्शन की गति को धीमा करता है, इसका मतलब अगर दिन में हमको 100 मरीज मिलने वाले थे तो 30 मरीज मिलते हैं, 500 मरीज मिलने वाले थे तो 100 मरीज मिलते हैं। तो आपका जो स्वास्थ्य सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उस पर पड़ने वाला प्रेशर कुछ कम हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रेशर जब कम होता है, आपकी सुविधाओं के अनुसार या सुविधाओं के अनुपात में जब आपको मरीज मिलने लगते हैं तो आपको फिर ये अतिरिक्त समय प्रोवाइड करता है, जिस अतिरिक्त समय में आप बची हुई तैयारी कर लें कि जब आप खोलेंगे, जब आप लॉकडाउन को खोलना शुरू करेंगे, तो लॉकडाउन जब आप खोलने की स्थिति में आएंगे तो फिर स्वास्थ्य विभाग की वो स्थिति नहीं हो जो कि उस समय हो गई थी। ये मोटा मोटा जो है लॉकडाउन के मुख्य 2 हेतु हैं। अगर हमने कभी भी ये समझ लिया था या समझ रखा था कि लॉकडाउन जब आएगा तो लॉकडाउन के आने के बाद कोरोना नदारद हो जाएगा, 21 दिन बाद जब हम निकलेंगे तो कम्युनिटी से समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला था और ऐसा नहीं हो सकता था। लॉकडाउन का हेतु 2 था। एक, जो बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका उल्लेख करा, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर देना, मतलब आप उस चेन को छोटी कर दें। अगर 6 लोगों में वो फैलना था तो 2 में फैले,
अगर 20 में फैलना था तो 6 में फैले। तो कुल मिलाकर ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को छोटी कर देना, ये हेतु नंबर 1। और नंबर 2, आपको इतना समय दे देना कि आप तेजी से ये इनके प्रकार सब चीजों को बंद कर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लगकर और हेल्थ सिस्टम को तैयार कर लें कि वो आने वाले केसेस के इन्फ्लक्स को झेल सके। 29 मार्च को जो कड़ाई से लॉकडाउन करा, और आपने देखा होगा कि अच्छा एक और चीज आप बहुत सरलता से समझिएगा कि जब आप 22 तारीख को आपको या 29 तारीख को आपको जो केसेस मिल रहे थे, वो केसेस बेसिकली वो थे जो कि 15 दिन पहले हो चुके थे, क्योंकि जैसा हम सब ने सुना होगा कि 15 दिन का समय लगता है आपको प्रेजेंट करने में, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 15 दिन का है। तो 15 दिन का समय आपको लगता है उन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए। तो 22 या 29 मार्च को जो स्थिति थी वो बेसिकली 14 मार्च की स्थिति थी जो रिफ्लेक्ट हो रही थी। 29 मार्च को जो हमने प्रिकॉशन प्लेस में लाए, 15 अप्रैल के आसपास तक की स्थिति तो 29 मार्च के पहले की स्थिति ही बन रही थी। और उसके बाद से जब आप ग्राफ की प्लॉटिंग देखेंगे तो केसेस के आने के अनुपात में एक घटना शुरू हुआ। स्वास्थ्य सिस्टम को तैयार करना जरूरी था। टेस्टिंग कैपेसिटी जो इंदौर की 30 या 40 हुआ करती थी डे 1 पे, उसको रिकॉर्ड टाइम में महीने भर में बढ़ाकर 1200 पर ले जाया गया। और अभी मैं बहुत हर्ष से आप सबको बता सकता हूं कि अब भारत सरकार ने, चूंकि ये देखते हुए कि लंबे समय कहानी चलने वाली है, एक कोबार्ट नाम की मशीन जो होती है जो यूएस से ऑर्डर करी है और जो 4000 के आसपास टेस्ट पर डे लगाने की क्षमता लगती है। ये रैंपिंग अप टाइम जो है, रैंप कैपेसिटी को बढ़ाने का जो समय है, ये बढ़ाने का समय इस लॉकडाउन के कारण हमको मिला और उसका हम उपयोग भी कर पाए। बेड की स्थिति ऐसी थी कि सरकारी तंत्र में जो बेड उपलब्ध थे, अच्छा अब एक और इसके अंदर भी कहानी है भाई, कोरोना जब आया है और कोरोना जब आपके बीच व्याप्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट अटैक आना बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि डायलिसिस के मरीज नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर के मरीज को जो कीमोथेरेपी लगती थी अब उसकी जरूरत पड़ना बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर 90% मरीज तो अभी भी बिना कोरोना के ही होंगे और आपको उनकी सुविधा भी सुदृढ़ रखनी, उनकी सुविधा भी स्पष्ट रखनी जरूरी थी। गवर्नमेंट कैपेसिटी के अगर पूरे बेड, सलाहकार समिति के नाते भी मैं आपको अधिकार से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कैपेसिटी के पूरे बेड अगर डे 1 पे उठाकर कोरोना के लिए रख दिए जाते तो फिर शायद बाकी चीजों से जो मौतें होती उनका दर कोरोना से हो रही मौतों का दर से काफी ज्यादा होता। इसीलिए आवश्यक क्या था? आवश्यक यह था कि आप जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग मूलभूत हेल्थ सिस्टम है उसको जितना हो सकता है उतना बरकरार रखते हुए एक्स्ट्रा कैपेसिटी कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड्स कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, ऑक्सीजन लाइन, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे रिक्रूट कर सकते हैं और आगे बढ़कर वेंटिलेटर्स, बाइपेप मशीन कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, ये करने की जरूरत थी। लगभग सभी जगह आप देखेंगे राज्य स्तर पर यह निर्णय था कि एमवाई को छोड़कर रखेंगे, एमवाई को सामान्य सुविधाओं के लिए जारी रहने देंगे क्योंकि वो पूरे संभाग को केटर करता है, लेकिन बाकी अस्पतालों का उपयोग करेंगे। हमीदिया को जारी रखेंगे, भोपाल के अन्य अस्पतालों का उपयोग करेंगे। जबलपुर का मेडिकल कॉलेज चालू रहेगा लेकिन अन्य अस्पतालों को किसी ना किसी तरीके से कर रिक्रूट कर करेंगे और ऐसे बेड कैपेसिटी धीरे धीरे करके बिल्डअप करी गई। मुंबई आज के तारीख में एक उदाहरण है कि मुंबई, मेरा लगभग बड़ा हिस्सा मेरा मेडिकल एजुकेशन का मुंबई से ही रहा है और जैसा अभी उल्लेख में आया केईएम जिस अस्पताल को लेकर एक बड़ा वीडियो अभी चल रहा था, मैं उस अस्पताल में लगभग 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी रहा प्लास्टिक सर्जरी में। मुंबई में जो वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन है उसके अनुपात में वहां जो उपलब्ध कोविड बेड हैं, ये अंदाज लगाइए मुंबई में उपलब्ध कोविड बेड आज की तारीख में भी 11,000 के आसपास है। अकेले इंदौर में जो अब हम कोविड बेड की तैयारी कर पाए हैं वो 6,000 की कर पाए। मुंबई की जनसंख्या कम से कम 6 गुनी ज्यादा है। और फिर इसमें एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि मुंबई जैसे शहरों में बहुत सारी जनसंख्या के रहने की जो जगह है वो स्लम्स है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उनने कुछ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि ऐसे रोका जा सकता है, वैसे रोका जा सकता है, कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है। बोले साहब लॉकडाउन भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो फलाने मेजर्स इन प्लेस ले आइए और आप सारा काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। और उनने उदाहरण दिया अमेरिका में एरिजोना नाम का एक स्टेट है उसका। एक दूसरी टिप्पणी उस पेपर पे लिखी गई तो उनने स्टडी करा तो उनने पाया कि एरिजोना जो स्टेट है जिसका उदाहरण देकर वो पूरी कहानी कह रहे थे, उस एरिजोना स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी है 36 पर स्क्वायर किलोमीटर, 36 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। धारावी की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1,96,000 पर स्क्वायर किलोमीटर।
तो कहीं ना कहीं हमको अपनी चीजें भी समझने की जरूरत है। हमारी जनसंख्या एक कितना बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है, और जनसंख्या के साथ जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या की डेंसिटी जो है ये भी कितना बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है, ये भी समझने की जरूरत है। मेरा स्पष्ट मानना है कि शायद भारत के सामने एक बड़ा प्रश्न अब ये खड़ा होगा कि हम इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के दर को कितने समय संभाल सकते हैं। अगर इसी अनुपात से बढ़ती जाएगी तो आज तो कोरोना से परेशान है, कल शायद टीबी और मलेरिया को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिनके की इलाज मौजूद है। अगर इसी दर से हम बढ़ते रहे और यही हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बननी रही और बढ़ती रही और जगह जगह पर ऐसा अगर होता रहा तो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी के संदर्भ में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि शायद एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो कि पैन इंडिया लगा, जो कि पूरे देश भर में लगा, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण थे। नंबर एक, हमारी जनसंख्या और रहने वाले लोगों का घनत्व। नंबर दो, हमारे हेल्थ सिस्टम के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैप्स, जो समस्याएं उसमें ऑलरेडी थी, जो ऐसा नहीं थी कि जो एक दिन में आ गई थी या 2 दिन में आ गई थी, 70 साल की जो उसकी समस्याएं या उसकी तैयारी की देरी थी, वो भी कहीं ना कहीं इससे उजागर हुई। धीरे धीरे कर आगे मामला चला, लॉकडाउन के परिणाम हमको दिखने लगे। अब हमने देखा है कि किस तरीके से हुआ, और फिर दूसरे प्रश्न जो हमारे सामने खड़े हुए वो अन्य प्रकार के थे। कुछ सामाजिक प्रश्न थे, घरों में, फैक्ट्रियों में मॉल बंद हो गए, थिएटर बंद हो गए, हर जगह काम करने वाले 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 कमाने वाले लोग थे, जिनकी आजीविका उसी नौकरी पर चलती थी जो छोटी सी नौकरी वो किया करते थे। बड़े बड़े उद्योग थे, जिन उद्योगों को ना केवल उद्योग को हानि हो रही थी, लेकिन उन उद्योगों के कारण वहां काम करने वाले सारे कर्मचारी और अन्य लोगों को भी हानि हो रही थी। ये भी एक दूसरा प्रश्न था जो कि खड़ा हो रहा था। खेती को लेकर जो समस्या हुई वो हमने सबने देखी, लगभग एक फसल खराब होने की स्थिति में थी। और खेती का भी ये एक तीसरा प्रश्न है कि चूंकि ग्राम स्वयंभू नहीं है, मतलब जो गांव है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उनकी इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी पिछले कुछ समय में शहरों पर हो गई है कि जैसे ही शहर बंद होता है तो आप विचार करिए, गांव खुला हुआ था। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये हमारे पास विषय आया और लगभग 1.5 दिन लगा मुझे उस विषय को सॉल्व करने में, जिसमें की भूमिका भी सबकी रही। निमाड़ का जो रीजन है आसपास, उस निमाड़ वाले रीजन में प्याज और मिर्च और केले की खेती होती है। प्याज और मिर्च की जो खेती होती है अब होनी निमाड़ में है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब किसी प्रकार से शहरों से। उसका जो बीज है, केले का बीज, बड़ी संख्या में आता जलगांव वाले रीजन से है। जलगांव निमाड़ को उस साइड क्रॉस करके है, मतलब वो इंदौर से काफी दूरी पर है। लेकिन फिर भी अफरा तफरी मची हुई थी। हमने थोड़ी जानकारी जुटाई कि भाई यहाँ तुमको क्यों खेती की प्रॉब्लम हो रही है, निमाड़ में खेती तो चलनी चाहिए, जैसी चलनी चाहिए वैसी चलनी चाहिए। तो उत्तर आया कि बोले साहब, इसके बीज के जितने स्टॉकिस्ट होते हैं वो सारे स्टॉकिस्ट और जितने वो होते हैं वो इंदौर में होते हैं, यानी उनको फसल उगानी निमाड़ में है, बीज आना जलगांव से है, वो बीटीएम वाला जो भी रहता है। लेकिन चूंकि डिपेंडेंसी इतने समय में शहरों पर क्रिएट हो गई है, तो ग्राम, चूंकि हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं बचे और ये सारे के सारे गांव शहरों पर केंद्रित हो गए हैं, शहरों पर निर्भर हो गए हैं। इसलिए जैसे जैसे शहर बैठते जाते हैं तो ना केवल एक शहर बैठने से ये आसपास के पूरे ग्रामीण एरिया को बिठा देता है। ये एक दूसरी बड़ी समस्या थी, और ये भी शायद आगे चलकर हमको विचार करना पड़ेगा कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आगे के लिए यही दृष्टि और यही दिशा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर चरणबद्ध तरीके से 10 मई के आसपास से विभिन्न चीजों को खोलना शुरू करा। राज्य सरकार की जो सलाहकार समिति की मीटिंग होती है उसमें भी बार बार ये सारा भय का वातावरण था, ये भय की चीज थी कि खोलेंगे तो क्या होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा उस चीज को लेकर संशय भी जो था, और मुझे लगता है बाकी सारे लोगों में भी संशय रहा होगा, जिनसे हम संपर्क में आए उनके भी और जिनसे नहीं आए उनको भी रहा ही होगा। लेकिन कई चीजों के कारण, कई मजबूरियों के कारण आपको ये निर्णय लेना ही था कभी ना कभी पहुंचकर कि खोलना पड़ेगा। अब जब खोलना पड़ेगा तो फिर एक तीसरे एस्पेक्ट की चर्चा होनी जरूरी है, जिसका उपयोग भी लॉकडाउन के समय में ही होना था। लॉकडाउन के समय तक साहब बहुत आसान था, प्रशासन ने एक निर्णय लेना था, एक आदेश पारित करना था, कर्फ्यू सरी का आदेश आता, कर्फ्यू लग जाता, आप घरों में घुस जाते, कोरोना के संक्रमण की चेन खत्म हो जाती। धीरे धीरे पूरे विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी को यह समझ में आ गया कि ये कोरोना जो है ये 6 महीने, 6 हफ्ते, 4 हफ्ते में जाने वाला नहीं है। ये कोरोना लंबे समय रहेगा, और अगर लंबे समय रहेगा तो हमको कहीं ना कहीं इसके साथ जीना भी सीखना होगा। ये भी एक अगला प्रश्न है जो हमारे बीच में खड़ा होगा।
अब जब इसके साथ लंबे समय रहना होगा तो फिर लॉकडाउन परमानेंटली नहीं लगाया जा सकता। मुझे लगता है अगर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट ऐसा कह देती कि सितंबर में लॉकडाउन कोरोना खत्म हो जाएंगे तो शायद अपन 3 महीने की तकलीफ और सह लेते, लेकिन अब हम ये समझ चुके हैं कि जब तक कोई वैक्सीन, जब तक कोई दवाई स्पष्ट नहीं आ जाती, शायद ये प्रक्रिया कई महीनों, भगवान न करे पर कुछ सालों भी चल सकती है। और अगर ये चलेगी तो उसके बीच ही रहना सीखना होगा। अब जब बीच में रहना सीखना होता है तो फिर मेरा आप सभी से ये कहना है कि फिर प्रशासन की जिम्मेदारी कम होनी शुरू हो जाती है और फिर व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रशासन की जिम्मेदारी तब तक तो है जब तक कि नियमों के अनुसार वो आपको बांधे हुए है, पर जब आपको बांधने का काम आपके संयम और विवेक ने करना है तो उस समय फिर प्रशासन की जिम्मेदारी कम और हमारी स्वयं की जिम्मेदारी। हमने शायद पिछले 70 सालों में कभी भी देश में नागरिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं करी। हमने अपने अधिकारों को लेकर बहुत सारे आंदोलन करे होंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों को लेकर हमने उतना विचार करा है कि नहीं करा है, ये भी एक प्रश्न है जो हमारे सामने खड़ा होता है। और अब ये समय है जब हम अपनी एक सिविक ड्यूटीज जिनको कहते हैं, सिविल ड्यूटीज जिनको कहते हैं, या नागरिक कर्तव्य जिनको कहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब उपयोग में लाना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलेगा, चरणबद्ध तरीके से खुल रहा है और मुझे लगता है कि अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते के समय में शायद इससे अधिक और उसको किसी भी मात्रा में लगा पाना संभव नहीं होगा। लेकिन जब यह संभव नहीं होगा तो फिर कोरोना चूंकि खत्म नहीं हुआ है, इसलिए यह दायित्व हमारा बनता जाएगा कि सरकार आपके लिए 2000, 5000, 10,000, 20,000 बेड की व्यवस्था तो कर सकती है, लेकिन वो 5000, 20,000 बेड का हमने उपयोग करना कि नहीं करना, वो कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है जिसका कि उपयोग हमने स्वेच्छा से करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी कोरोना की कहानी है, ये कुछ प्रश्न खड़े करती है और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी पैदा करती है। मैं कोशिश करूंगा कि उनको कुछ समराइज कर सकूं आपके लिए। जैसा मैंने बताया, पहला प्रश्न प्रकृति से संबंधित है, पहला प्रश्न हमारी इकोसिस्टम या इकोलॉजी से संबंधित है। पहला प्रश्न ये है कि हम नेचर को जिस तरीके से डील करने लगे थे, हमने अपने उपभोग को ही अपना सबसे बड़ा काम मान लिया था और हर चीज को इस हिसाब से मोड़ने लगे थे कि ये कैसे हमारे काम में आ सकती है। ये तरीका सही है कि नहीं है? और अगर ये तरीका सही नहीं है तो आगे चलकर हम किसी इस प्रकार की परेशानी में ना फंसे। हम प्रकृति संबद्ध या अलाइंड विथ नेचर अपना जीवन किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक पहला प्रश्न है जो खड़ा होता है। आप तो भगवान का शुक्र मानिए कि कोरोना की जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु की दर है, वो 2% या उससे कम है। अगर यही मॉर्टेलिटी रेट 80-90% होती या 70% होती या 50 या 40% भी होती तो क्या हाहाकार मचा होता इस समय, ये हम अब सभी सोच सकते हैं और शायद सभी वो सोचकर भयाक्रांत भी होंगे। तो पहला प्रश्न तो ये है कि हम नेचर को किस तरीके से डील करते हैं। इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के समय, बड़े बड़े शहरों के बढ़ते के समय हमने ये करना कि नहीं करना, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि हमने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से डील करा है। हमने अपनी इकोनॉमी को जिस तरीके से डील करा है वो कहीं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी तो नहीं बन गई है, जो या तो शहरों में केंद्रित हो गई है या फिर कुछ बड़े देशों में केंद्रित हो गई है, अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करेंगे तो। और इसको भी डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है कि नहीं है। जो चीज मुझे मेरे नजदीक में उपलब्ध है उसको मैं बाहर से क्यों चाहता हूं, ये एक प्रश्न है जिसका कि हमने उत्तर देना होगा और उत्तर सोचना होगा। बहुत छोटी सी बात है, अगर मेरा पड़ोस का किराने की दुकान वाला व्यक्ति अगर मुझे कोई चावल का पैकेट उपलब्ध करा सकता है तो मैं उसको ऑर्डर करके अमेज़न के थ्रू ही क्यों बुलाना चाहता हूं, ये दूसरा प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा होता है। इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी की जो छोटी इकाई है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाने चाहिए कि नहीं हो जाने चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, अब हमने बहुत सारी चीजों को प्रायोरिटी में से हटाकर, ये जो एक, मैं शायद कुछ लोग इससे डिबेट भी करें, पर मेरा ऐसा कहना है कि कई बार जो हमारी ये बांटने की प्रवृत्ति है कि अकाउंट में 3,000 डाल दो, 5,000 डाल दो, इतने करोड़ को डाल दो, इतने लाख को डाल दो, इसकी बजाय जो मूलभूत सुविधाएं हमको लोगों को देना है, हमारा फिस्कल एक्सपेंडिचर जो है वो फिस्कल एक्सपेंडिचर किस तरीके से होता है, ये भी एक सोचने का विषय है। जो बिल्कुल मूल चीजें हैं, हमने खेती पर कितना इन्वेस्ट करा है, डिफेंस को लेकर 3 साल से चर्चा है, हेल्थ को लेकर तो आज तक चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी मानसिकता ये बनी हुई है कि हम जब अपने घर की बजटिंग भी करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने घर का बजट भी बनाते होंगे तो उसमें हेल्थ के लिए किसी पैसे को कभी नहीं रखते हैं, वो तो अभी मेडिक्लेम आने लगे।
हमने कभी इस चीज की चिंता नहीं करी कि भैया बीमार पड़ जाएंगे तो उसके लिए कुछ पैसा हमको रखना है कि नहीं रखना है। और इसलिए न जाने कितनी कहानियां हम सुनते हैं कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो बोले घर बेचना पड़ा, ये बेचना पड़ा, वो बेचना पड़ा। तो कुल मिलाकर हमने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करा है कि नहीं करा है, स्वास्थ्य को। हमने कहावत तो सुनी कि स्वास्थ्य रहेगा तो सब रहेगा, हेल्थ इज एवरीथिंग, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करा है कि नहीं करा है, ये एक तीसरा प्रश्न है जो हमारे सामने खड़ा होता है। प्रशासन के स्तर पे भी, सरकारों के स्तर पे भी और लोगों के स्तर पर भी सबको ये प्रश्न देने की उत्तर कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी। चौथी चीज जो एक और एक बहुत मूलभूत चीज है, हम इतने सालों तक सामाजिक न्याय की बातें करते रहे हैं, इतने सालों तक हम सामाजिक उत्थान की भी बातें करते रहे हैं। जिस प्रकार की हमने इकोनॉमी खड़ी करी है, शायद विश्व भर ने करी होगी। ये इकोनॉमी कभी भी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, शायद बेहतर बता पाएंगे, ये जो इकोनॉमी हमने खड़ी करी होगी, ये इकोनॉमी कहीं भी इक्वालिटी या न्याय देने वाली इकोनॉमी नहीं है। इक्वालिटी और न्याय तभी आ सकता है जब हम अधिक से अधिक लोगों को आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट कर सकें। हमने जो करे शायद क्रिएट करे वो बड़े बड़े दानव क्रिएट कर दिए, जिन दानवों पर हमारी निर्भरता हमेशा बनी रहेगी, और अगर वो दानव बैठ गया तो उस पर निर्भर सब प्रकार के लोग भी बैठ जाएंगे। ये भी सही है कि नहीं, इसका भी विचार करने की जरूरत है। और जब ऐसी बहुत सारी चीजों का हम विचार करेंगे तो मेरा स्पष्ट मानना है कि सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं, कोविड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करता है। आज तक हमको शायद प्रकृति के बारे में इतना सोचने का मजबूर किसी ने नहीं करा होगा, लेकिन ये मौका है, इसका अगर हमने उपयोग कर लिया तो शायद हम आने वाले बहुत साल और बहुत सदियां सुधार सकेंगे। हम पानी का उपयोग कैसे करते हैं, सूरज की रोशनी का उपयोग कैसे करते हैं, हमारी सरकार पर डिपेंडेंसी कितनी है, प्रशासन पर हम कितने डिपेंडेंट हैं, हमारे लिए जितनी चीजें मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं उन सुविधाओं को हम अपना अधिकार मानते हैं कि वो सुविधाओं के साथ हम अपने कर्तव्यों की भी चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की कोशिश इस कोविड-19 के सिनेरियो में हमने करनी चाहिए। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर हम इनका सही उत्तर देने में सफल हुए तो आगे चाहे इससे कितनी भी बुरी चीजें खड़ी हो जाएं, हमको उससे लड़ने का पर्याप्त हमारी सक्षमता भी रहेगी और पर्याप्त हमारी शक्ति ही रहेगी। धन्यवाद। अब धन्यवाद डॉक्टर निशांत जी, आपने निश्चित ही बहुत ही विस्तृत रूप से जो आपका थीम था इसके ऊपर प्रकाश डाला है। और मैं हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए इस चर्चा को ओपन करने के पहले प्रोफेसर निशांत खरे जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें इसको उन प्रश्नों को समझना है और उन प्रश्नों के हिसाब से हमें चर्चा करके हमारा अपना आगे का जो सामाजिक ताना बाना है हमारे ये कहीं से डिस्टरबेंस है, वर्मा साहब की आवाज मुझे तो आ नहीं रही है स्पष्ट। ఎస్కేప్ చేస్తే క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. डॉक्टर जॉन आप शायद टेकअप कर सकते हैं मीटिंग। डॉक्टर वर्मा तो मुझे लग रहा है अभी हम से डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो, हाँ सर, नहीं सामने ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक सर माइक लेते हैं। अब आ रही है आवाज मेरी? तो मैं यहाँ पर डॉक्टर निशांत खरे जी ने जो प्रश्न हमारे सामने रखे हैं
और जो मुझे चार्ट में जो स्वरूप में जो है यहाँ पर मिले हैं जो चर्चा के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर निशांत जी से मुख्य रूप से जो आपने प्रश्न आपसे रखा था जो ये देखा है कि अभी हम कोविड तो हमारी जो स्टेट नीति है बच्चों के लिए विशेषकर बच्चों की हेल्थ पॉलिसीज के लिए उसके लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स में बात कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जेंडर स्टडीज में डॉक्टर मनोज गुप्ता जी हैं और वो बात करते हैं कि हम जेंडर के पॉलिसीज के ऊपर कैसे बात करें। और जब हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर ये कोविड-19 के दौर के अंदर, लॉकडाउन के दौर के अंदर काफी घरेलू हिंसा के प्रकरण आए हैं, तो हम इसको किस तरह से इसको चैलेंज को देखना चाहेंगे, इसको देखना पड़ेगा हमको। हमारे डॉक्टर भरत भाटी जो बिजनेस मैनेजमेंट का यहाँ पर कोर्स देखते हैं, उन्होंने प्रश्न रखा है सर आपके सामने कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं तो अब पोस्ट कोविड एरिया में हम इन मॉडल्स को कैसे, एक बिजनेस सिस्टम चेंज को हम लोकल मार्केट के साथ कैसे यहाँ पर कम्पीट कर पाएंगे, ये थोड़ा सा हमको लगता है। हमारे वहाँ पंकज सोनी जी मैपाइटी के जो है कंसल्टेंट हैं, वो इस प्रकार की चीज़ों को समझते हैं कि हम आने वाला समय जब पोस्ट कोविड का है प्रोस्पेक्ट्स का, वो टेली मोड्स पे ज़्यादा जाएगा। तो अगर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो उसमें टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन और क्या हम टेली क्लिनिक जैसे कुछ प्रोस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं समाज में उभरते हुए, इन पे हमको बात करना पड़ेगा। और आपने निश्चित रूप से कहा है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी विचार था कि सामाजिक प्रजातंत्र, सोशल डेमोक्रेसी को हम किस प्रकार से समझें। तो हमारे वहाँ डॉक्टर धनराज डोंगरे जी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि ये सोशल डेमोक्रेसी का जो स्वरूप हम लाना चाहते हैं, अब कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब नागरिकों को अपने कर्तव्यों की तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसको हम किस प्रकार से इनको समझने का प्रयास करें। एक हम जब चर्चा कर रहे थे तो प्रोफेसर जॉन की तरफ से एक प्रश्न आया है सर कि कोविड-19 के अंदर ज्यादा डेथ हमारी जो है बुजुर्गों की हुई है, तो क्या हम बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि आप कोविड-19 के स्टेट पॉलिसी में हैं, तो क्या हम बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए हेल्थ पॉलिसीज इसमें बनाना चाहते हैं क्या। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने सामने उभर कर आ रहे हैं। तो एक प्रश्न ये भी हमारा आ रहा है क्योंकि सामाजिक विज्ञान का हमारा क्षेत्र है कि क्या हम सोशल स्टिग्मा जो आया है, क्योंकि एक हमको प्रकरण मिला था सर भोपाल के पास ही, जहाँ पर एक बेटे ने अपने पिता का अंतिम संस्कार जिसकी डेथ जो कोविड-19 के कारण हो गई थी, करने से मना कर दिया था। तो हम इतना डर गए हैं कि क्या इसमें हमारे सामाजिक संबंध इस प्रकार से हो जा रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव केस बन जाता है तो आसपास के पड़ोसी और सारे मित्र उससे बिल्कुल ऐसी दूरी बना लेते हैं, अनटचेबल जैसा कर देते हैं, एक स्टिग्मा लग जाता है और सब उसको इस प्रकार से देखते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर वातावरण बना लेते हैं, सामाजिक वातावरण। तो एक प्रकार का ये भी हमारे सामने चैलेंज है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रश्न अभी मेरे पास चार्ट में आते जा रहे हैं सर और मैं देख रहा हूँ उनको, लेकिन इनका अगर स्वरूप अगर आप देखना चाहें तो मोटे तौर पर मैं देखना चाह रहा हूँ कि पोस्ट कोविड इरा के अंदर जो हमारे चैलेंजेस होंगे वो किस प्रकार से चैलेंजेस को अगर हम देखते हैं तो बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो नीतियां हैं उनमें परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। और साथ ही हमारे सामने ये भी आ रहा है कि हम अगर पोस्ट कोविड इरा के अंदर अपने आप को बनाना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सेल्फ रिलायंट का हमको मॉडल दिया है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए यह विश्वविद्यालय भी हमारे माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में इसके ऊपर बहुत बड़े रूप में काम करना चाह रहा है। तो क्या आत्मनिर्भर भारत से हम इस प्रकार के
मॉडल से हम जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हमारे डेवलप कर सकते हैं। हमारे बीच में चार्ट में और हम हिमानी उपाध्याय जी ने एक रखा है कि जब हमारे पास मॉरल और सोशल वैल्यू जो अभी बदल रही हैं, तो पोस्ट कोविड इरा में उसको कैसे बदलेंगी, किस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा। वैसे ही रजनीश कुमार अंबेडकर जी ने एक प्रश्न रखा है कि जब हमारे 34 करोड़ मजदूर जब पलायन के लिए मजबूर हुए हैं, तो सरकार हमारी उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो इन क्वेश्चंस का एक विस्तृत स्वरूप आ रहा है। चैलेंजेस प्रॉस्पेक्ट्स आपने बहुत हद तक उसको अपने व्याख्यान में करा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके इन प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर उनसे चर्चा में देना चाहें। डॉक्टर निशांत खरे जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस चर्चा में। ये मोटा मोटा मुझे जितने याद रह जाते हैं मैं उनको लेने की कोशिश करता हूँ। पहला जो हेल्थ सिस्टम को लेकर प्रश्न है वो वाजिब है। आपकी तरीके का कंसर्न मेरा भी है, मैंने उसको स्पष्ट रखा भी कि हेल्थ सिस्टम में शायद कुछ अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पहला तो जैसे मैंने उल्लेख करा था कि हेल्थ, ये मुझे वॉइसेस आ रही हैं 2-3, बाकी लोग सब म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला तो जो प्रश्न है वो उसका उत्तर यही है कि हेल्थ सिस्टम में डेफिनेटली चीजें करने की जरूरत है। एल्डरली या ऐसे लोग जिनको की बीमारी थी कोई पहले से, उनकी मृत्यु ज्यादा हुई। और भारत का जो ओल्ड एज सिस्टम है, अच्छा ये भी समझिए कि भारत का जो सामाजिक ढांचा ताना बाना है, हमारे माँ बाप हमारे लिए बोझ नहीं होते, हमको ओल्ड एज होम्स की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो भारत में अनाथालय में बच्चे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत का जीने का रहने का तरीका है। यूएस की तरह हमारी डिपेंडेंट जो ओल्ड एज है वो हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है। हम उन्हें मार्गदर्शक की तरह मानकर अपने घरों में ही स्थान देते हैं, और शायद सबसे अच्छा और संतुष्ट हम तभी महसूस करते होंगे जब वो हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली एल्डरली पॉपुलेशन के लिए हेल्थ सिस्टम को हम कैसे देखते हैं ये सोचने की जरूरत है। मैं एक बहुत छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा, उससे स्पष्ट होगा, और ये मैं बात आगे रखूंगा भी। मेडिक्लेम की जो पॉलिसीज होती हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है हेल्थ इंश्योरेंस, वो 60 के ऊपर के व्यक्ति को रजिस्टर नहीं करती। यानी कुल मिलाकर उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नेट बेसिकली कितना है कि आप अगर कम उम्र के हो और स्वस्थ हो तो हम आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन आप अगर अधिक उम्र के हो और आपको आवश्यकता ज्यादा है तो आप इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। तो उसके अंदर की इकोनॉमिक्स होगी। लेकिन एक चीज तो ये स्पष्ट है इसके अंदर बहुत ज्यादा कि हेल्थ सिस्टम को तो इस दृष्टि से देखने की जरूरत है। जब दूसरी बीमारियों की बात हुई तो ये मुझे फिर एक साउंड है पीछे से, ये विजया गोविंद जी जिनका लिखा है, ये शायद माइक म्यूट कर लें तो आवाज बंद हो जाए। दूसरा एक प्रश्न जो है वो हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट खड़ा हुआ है, और जिसका आप इस तरीके से विचार करिएगा। भारत के बारे में ये साहब WHO की रिपोर्ट है। भारत की WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि 2026 से 2032 के बीच भारत विल बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है कि डायबिटीज की बीमारी का कैपिटल होगा। दुनिया का हर तीसरा डायबिटिक पेशेंट भारत में पाया जाएगा। भारत डायबिटीज के लिए बनने वाली दवाइयों का 40% का उपयोग करेगा। ये WHO की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट सब कह रही है डायबिटीज से संबंधित। और उसी रिपोर्ट को जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत में इस तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जीवन शैली से पैदा होने वाली बीमारियों के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी जो ओरिजिनल लाइफस्टाइल थी उसको छोड़कर हम एक ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में बहुत ऐसी चीजों के पीछे भागने लगे हैं जो हमारा नहीं था। हमको भी ये सिखा दिया गया कि एवोकाडो नाम का फ्रूट खाओगे जो कि भारत से कई हजार किलोमीटर दूर पैदा होता है तो कैंसर नहीं होगा। अपनी जो चीजें थी वो हमने धीरे धीरे कर छोड़ दी। तो ये चीजें कि हम हेल्थ पॉलिसी किस तरह रन करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पर भी हेल्थ को किस तरीके से देखते हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका कि उत्तर देने की जरूरत है। और सबको मिलकर भी उसका उत्तर ढूंढने की जरूरत होगी। एक चीज, मजदूरों को लेकर जो प्रश्न है उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट है। ये मेरा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, मैं इसमें किसी अधिकार से नहीं कह रहा, पर मेरा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है कि शायद दुनिया में किसी को भी ये इल्म या अंदाजा नहीं था कि जैसे ही लॉकडाउन लगाया जाएगा और फैक्ट्री बंद होंगी तो इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। माइग्रेशन जब शुरू होगा तो माइग्रेशन, मान लीजिए इंदौर से आदमी झाबुआ चला गया, अलीराजपुर चला गया, देवास चला गया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बंबई वगैरह जैसे जो हमने एक बिल्कुल
अब मैं उनको क्या कहूं, मतलब उस शहर बड़ा लगाव मेरा उधर से रहता है, पर मुंबई सरीखे जैसे जो शहर हैं, जो कि बड़े मतलब एक अत्यंत कई कई राज्यों के बराबर के शहर हैं, यूरोप के तो शायद छोटे मोटे 2-4 देश समा जाए उसके अंदर, इतने बड़े हमने क्रिएट कर लिए हैं कि वहां पे आप जाइए और घूमिए तो पाएंगे कि जैसे कि चिड़िया का बया का घोंसला होता है जिसके अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं और हर छोटे छोटे छेद में एक चिड़िया रहती है, इस तरीके से लोग इकोनॉमी के कारण, सिर्फ इकोनॉमिक्स के कारण रहने को मजबूर हैं, वहां पर रह रहे हैं बड़ी संख्या में। और फिर वो जो पलायन शुरू हुआ वो यूपी बिहार मुख्य रूप से ग्रसित था, लेकिन काफी बड़ा संख्या झारखंड और अन्य जगहों पर भी गई। अब इस पे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपने देखा होगा कि जितनी मात्रा में, थोड़ा बहुत डेफिनेटली हुआ, लेकिन जितनी मात्रा में यूपी बिहार इस माइग्रेशन से प्रभावित हुए उतनी मात्रा में छत्तीसगढ़ प्रभावित नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ एक एसेंशियली ट्राइबल राज्य होने के बावजूद भी माइग्रेशन और माइग्रेंट्स बड़ी संख्या में लौट रहे हैं, इससे प्रभावित नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो लाइफस्टाइल प्रिजर्वेशन है और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट है। आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में, जहां पर कि आपने यूपी और बिहार से बड़ी संख्या में मजदूर लाकर रखे हुए हैं, महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का 20 से 40 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डबल फिगर्स में है, वो 20-30% के आसपास है, मुझे ठीक आंकड़ा तो याद नहीं, लेकिन वो उतने संख्या का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एम्प्लॉइज कहां से आए हुए हैं? तो महाराष्ट्र में एम्प्लॉइज आए हुए हैं यूपी और बिहार से। इसका कारण क्या है कि यूपी और बिहार ने जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खड़ी करनी चाहिए थी वो खड़ी नहीं करी। स्वाभाविक रूप से एक बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति को मुंबई जाना पड़ेगा। तो ये जो माइग्रेंट वाली प्रॉब्लम है, ये माइग्रेंट वाली प्रॉब्लम एंटीसिपेशन में भी कम रही, जब खड़ी हुई तो शायद सरकार, शायद सब तंत्र, इंदौर तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमको सबको गर्व होना चाहिए कि हमने एक व्यक्ति भूखा नहीं जाने दिया इस अपने क्षेत्र में घुसने के बाद किसी को। लेकिन ये एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं वो माइग्रेंट की समस्या इतनी बड़ी होगी ये ध्यान भी नहीं था। और अब जब ये माइग्रेंट की समस्या इतनी बड़ी हो गई है तो इसका एक दूसरा पैरामीटर भी है। मैं कुछ पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, वो ये बोल रहे थे कि बोले डॉक्टर साहब, यूपी बिहार में हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि द क्राइम ग्राफ विल गो अप बाय 40%। वो बोले कि लैंड डिस्प्यूट जो होते थे, बोले लैंड डिस्प्यूट वहां नहीं हो रहे थे, क्योंकि जमीन, मान लीजिए किसी की 4 बीघा जमीन है, 2 भाई थे, एक भाई को वो कुछ हिस्सा दे देता है, वो भाई बंबई में नौकरी कर रहा था, एक भाई वहां पर उसमें खेती कर रहा था। अब जब वो भाई बंबई से लौट कर आया है तो वो कहता है जमीन में हिस्सा दो, जमीन वाला कहता है कि 20 साल से तो जमीन मैं ही संभाल रहा था, तुम थे कहां पर। तो ये दूसरे प्रकार के चैलेंजेस भी आगे करके पुटअप करने वाला है। माइग्रेंट प्रॉब्लम को लेकर फिर मेरा स्पष्ट मानना है, बाबा साहेब का जो मूल विचार था, जो बार बार उनको पढ़ने में बिटवीन दी लाइंस हमको समझ में आएगा, जितना मुझे भी समझ में आया उतने समय, वो बहुत फोकस करते थे सेल्फ रिलायंस पर। एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई थी वो इसलिए बताई थी, सम्मान और आत्मनिर्भरता, ये 2 उनके प्रमुख फोकस रहे हैं। आप अगर बाकी सारी चीजें भी उठाकर कर दें तो उनने तो सामाजिक न्याय का रास्ता भी इसी से ही पाया कि सम्मान और आत्मनिर्भरता ये रहेगी, और ये चीजें आपस में इनका विच्छेद नहीं किया जा सकता। आत्मनिर्भरता सम्मान से रिलेटेड है और सम्मान आत्मनिर्भरता से रिलेटेड है। तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए कुछ प्रयत्न कर सकते हैं क्या? माइग्रेंट के इशू को क्षणिक अगर हमने मान लिया है तो मैं फिर, रजनीश जी जिनने भी प्रश्न पूछा था, मैं उनको ये बताऊंगा कि हम फिर परेशान हो जाएंगे अगर हम अब भी नहीं जगे, और अगर हमने अभी से रिवर्स माइग्रेशन की प्लानिंग करना नहीं शुरू करी तो फिर हम और बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं। और अगर हमारी इकोनॉमी उस आकार में खड़ी नहीं होती, खासकर लेबर बेस्ड इकोनॉमी अगर उस आकार में खड़ी नहीं होती जिस आकार में वो पहले खड़ी थी, तो फिर ये रिवर्स माइग्रेशन का पूरा रास्ता भी नहीं मिलेगा, और पूरा रास्ता या पूरी मात्रा अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्राइम ग्राफ, अन्य प्रकार की चीजों के बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। ये भी एक दूसरी चीज है जो खड़ी होती है। मैं प्रश्न जो मुझे पॉपअप हो रहे थे, जो वर्मा साहब ने बताया, उसमें देख रहा था स्वदेशी को लेकर एक चर्चा थी, प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भरता, लोकल को लेकर बात कही। ये बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन थोड़ा सा समझिए, और उन्होंने बहुत एक गूढ़ बात अपनी बातों के बीच में कही है, और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कहेंगे कि स्वदेशी का मतलब आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं होती, स्वदेशी का मतलब गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, स्वदेशी या लोकल का मतलब ये नहीं होता कि हम बुरी चीज का उपयोग करने लगे इसलिए क्योंकि हमको अपनी चीज का उपयोग करना है। तो ग्लोबल मार्केट तो जैसा है वैसा रहेगा, आप ग्लोबल मार्केट को रिवर्स नहीं कर सकते, ग्लोबल टूरिज्म को रिवर्स नहीं कर सकते। ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल टूरिज्म से कुछ बहुत अच्छी चीजें भी निकली हैं जो पिछले कुछ समय में निकल कर आई हैं, लेकिन इन सब के स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत होगी। भाई आज आप और हम कर रहे हैं ना, कुछ लोग मुझे घरों के अंदर भी, और अच्छा है जो ऑफिसेज में होंगे वो मास्क पहने भी नजर आ रहे हैं, ये आवश्यक भी है।
तो हम बहुत चीजों के परिवर्तन को हम आत्मसात कर रहे हैं। इसी तरीके से स्वदेशी को भी कहना चाहिए युगानुकूल, मतलब टाइम के अनुरूप, टाइम के हिसाब से बनाकर, आज के समय के अनुपात में ढालकर उसको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। ये जो ओवर रिलायंस है, जब हम स्वदेशी की चर्चा करते हैं तो हम अगर कोई बहुत बड़ी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हम कोई बहुत बड़ी हेल्थ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो वो आपत्ति का विषय नहीं है। लेकिन हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी का वो क्या हो गया था कि हमारे घर का बाल्टी, हमारे घर में टूथब्रश टांगने वाला वो बाल्टी के अंदर रहने वाला मग, डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चम्मच, ये सब भी हम चीन से मंगाने लगे थे। ये तो ऐसा नहीं था कि जिसमें कि कोई जो चीजें आ रही थी वो कोई गुणवत्ता में बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ उसमें प्राइस जो भी है उसकी इकोनॉमिक्स रोल प्ले करती थी। और शायद हमारे मन में भी ये चीज कि हमको सरलता से, सुलभता से और सस्ती चीज उपलब्ध हो रही है, इन मानसिकताओं से ऊपर बढ़ने की भी आवश्यकता होगी। ये भी एक दूसरी तीसरी चीज है जो खड़ी होती है। मैं अभी पढ़ते, मैंने आया मनोज गुप्ता जी का एक प्रश्न था कि मैं आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आप पता नहीं शायद आप लोग ज्यादा उस सोशल साइंस को लेकर काम करते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर करते हैं, बेहतर है कि शायद योजनाबद्ध तरीकों से सिर्फ उद्योग केंद्रित और उद्योगपति केंद्रित कुछ पॉलिसीज और कुछ चीजें होने के कारण हमने गांवों को शहर पे डिपेंडेंट बना दिया है। ले देकर आपको खाने की चीज, आपका अन्न, सब कुछ उपलब्ध तो गांव में हो रहा है। अगर सस्ती जमीन चाहिए थी कहीं उपलब्ध उद्योग लगाने के लिए तो गांव में थी। पानी की समस्या अगर कहीं नहीं है तो गांव में है, शहर में तो समस्या है। तो मुझे लगता है अगर ग्राम विकास को लेकर हम ठीक से काम करें और गांवों को केंद्रित कर अगर अच्छे से काम करेंगे तो हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं। जो शहर गांवों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, जो गांव शहर पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ये इक्वेशन रिवर्स की जा सकती है। मूलभूत सुविधाएं जैसे एडवांस्ड हेल्थ, एडवांस्ड सॉल्यूशंस के लिए आप शहरों पर डिपेंडेंट रहें, पर बेसिक चीजों के लिए तो आपको गांव को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि गांव पर चीजें जो हैं वो डिपेंडेंट होने लगे। और ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर हमने काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंट गांवों की स्टडी करना चाहिए। मऊ के आसपास हमारी यूनिवर्सिटी है, उसके आसपास किन गांवों में किस प्रकार की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, इनकी चर्चा करनी चाहिए। और इनकी चर्चा कर हम कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। अब और भी कुछ प्रश्न थे, मुझे जितने याद रह गए मैंने उनको लिया। वर्मा साहब या जॉन साहब बताएंगे अगर कुछ छूट गया तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट राउंड के लिए। निश्चित रूप से आपने बड़ी समग्र दृष्टि से इसके ऊपर विचार किया है, और जैसा कि आपने निर्देशित किया था और हम लोगों ने तय किया है कि इसको चर्चा के रूप में लेंगे, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो हमारे पास प्रश्न थे वो इकट्ठे किए थे, आपके सम्मुख रखे थे, और आपने निश्चित रूप से जो मार्गदर्शन दिया है कि हमको सेल्फ रिलायंट, अपना विलेज आधारित, मतलब गाँव के लिए हमको बताना है, गाँव स्वनिर्भर हो जाएगा, शहर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो आने वाली समय में समस्या कम होंगी। कुछ मैं सेकंड राउंड के लिए अगर आपकी अनुमति है तो मैं कुछ प्रश्न आए उनको आपके सामने रखना चाहूँगा। डॉक्टर अजय दुबे और हमारे वहाँ योगा चलाते हैं डॉक्टर रविशंकर नागर, ये योगा क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी की बात करें या भविष्य में स्वास्थ्य की बात करें तो योगा एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है। और हमारे देश में, हमारे देश की एक ये कॉपीराइट है, कह सकते हैं कि हमने योगा हमारे वहाँ से चालू करके उसको इंटरनेशनलाइज करवाया था, पूरे विश्व में उसको फैलाया था। और हमारे ही लोग अगर योगा के प्रति ज़्यादा जागरूक हो जाएं तो हो सकता है कि भविष्य में स्वास्थ्य के लिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से रूप में पोस्ट कोविड इरा में। दूसरा हमारे पास प्रश्न आया, जब आपने कहा था कि मास्क लगाएं तो अच्छा लग रहा है, सब लोग मास्क लगाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया के अंदर जो मास्क के लिए बातें आई हैं कि मास्क लगातार पहनने से कुछ लोगों की मौतें भी हो गई हैं, और वो ज़्यादा मास्क के प्रति अगर वो सजग हो रहे हैं तो कहीं नुकसानदायक तो नहीं है, ऐसी कुछ सैनिटाइजर के मामले में भी बातचीत उठी थी। क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवा से ही जुड़े हुए हैं तो आप इस पर अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे। और इस तीसरा इसके अंदर ही आया था कि अगर हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो हमारा आयुर्वेद वाला है उसको अगर हम किस प्रकार से, क्योंकि एलोपैथी की निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन पोस्ट कोविड इरा में देखा गया है कि हमारा जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, और आयुर्वेद साइंस हमारा वहाँ बड़ा विकसित रहा है, तो इस स्वास्थ्य सेवा में अपन किस प्रकार से देखेंगे। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने जो बात कही, और हमारे गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने की जब बात है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी जो है शहरों में चिकित्सा क्लिनिकों के ऊपर है। तो अगर ये टेली क्लिनिक हमारे बन जाते हैं, और टेली क्लिनिक बनकर अगर हम गांव में भी इस टेली क्लिनिक के माध्यम से लोगों तक उच्चतर स्तर की क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें, तो क्या एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट हमारे सामने आता है। कुछ इन प्रश्नों को अगर हम लेते हैं
और ये फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, तो वहाँ के भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं और प्रश्न बहुत सारे आए हैं। मैं निश्चित रूप से बहुत बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर निशांत खरे जी को कि उन्होंने इतना अच्छा उद्बोधन दिया है कि हमारे जो लेक्चर का स्वरूप है, बहुत कम हमको ऐसा मिलता है कि वक्ता से प्रश्न करने के लिए बहुत प्रश्नों की झड़ी लग जाए, ये उनमें जागरूकता जगाने का काम करता है। तो आपने निश्चित रूप से एक बहुत सफल हमको यहाँ पर अवसर दिया है और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी जागरूकता के अंदर जो प्रोत्साहित किया है कि वो अपने प्रश्न आपके सामने रखें। ऐसे बहुत प्रश्न आ रहे हैं, समय मिलेगा तो हम थर्ड राउंड में भी मैं निवेदन करूंगा आपका, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन ये जवाब जो हमको मिलेंगे ये बहुत जवाब बड़े अच्छे हैं और हम इसको एक पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करना चाहेंगे, तो इसका लाभ सबको मिल पाए इस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सेकंड राउंड के लिए हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रश्न है इसके ऊपर आपके विचार हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर निशांत जी। एक जो बात पिछले दौर में छूट गई थी मैं उससे शुरू करता हूं, फिर इन पर आता हूं। कुछ लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, वर्मा सर ने उदाहरण भी दिया था कि बच्चे ने पिता को मुखाग्नि देने से मना कर दिया, और संवेदना का प्रश्न था, सामाजिक संबंधों को लेकर भी प्रश्न था कि हमारे जो सामाजिक संबंध बने हुए हैं उसमें भी कुछ बदलाव आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, व्यवहार में बदलाव आ सकता है, संबंधों में बदलाव मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, और इसका अंतर भी समझना चाहिए। हमारा जैसा व्यवहार हुआ करता था वो ही हमारे संबंधों का आधार हो, ये आवश्यक नहीं है। हम अपने माता पिता के पास से एक पर्टिकुलर उम्र के बाद छोड़कर हॉस्टल चले जाते हैं तो उससे कोई माता पिता से हमारी संवेदना कम हो जाती है, संबंध कम हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन आता है, और कई बार व्यवहार में कुछ परिवर्तन जो आवश्यक है, अगर तात्कालिक समय के लिए जरूरी है तो वो आना भी चाहिए। और ये सभी प्रकार की विपदा में देखेंगे। हम में से पुराने लोगों ने जिनने देखा होगा, नई पीढ़ी ने तो बहुत समय में अभी देखा नहीं, पर चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो दंगे हों, उन समय में भी किस तरीके से सामाजिक संबंध बदलते थे ये हम सब ने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आते हैं, लेकिन ये तो व्यक्तिगत चैलेंज है कि हम कैसे संबंधों को बरकरार रख सकें व्यवहारों में परिवर्तन लाते हुए भी। सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसका शायद सही शब्द होगा, व्यक्ति मतलब शारीरिक दूरी जो है वो आवश्यक है, शारीरिक दूरी मानसिक दूरी में भी बदले ये कतई आवश्यक नहीं है। योग को लेकर बात हुई तो देखिए, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, ये बियॉन्ड डाउट है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। हमने जितनी मात्रा में अपनाना चाहिए था अपनाया नहीं, हमारे कहने पर दुनिया भर ने शायद ज्यादा मात्रा में अपनाया होगा। मुझे लगता है योग को मॉडर्नाइज करके अपनाने का जितना काम यूएस में करा लंबे समय पर, आप उसमें प्लस और माइनस जो भी ढूंढ लीजिए, लेकिन चाहे वो आचार्य रजनीश हो, महर्षि महेश योगी हो, या अन्य सब के बाद भी जो काम यूएस ने करा वो हमने नहीं करा। योग की डेफिनेट उपयोगिता है। योग का इम्यूनिटी बूस्ट करने का, देखिए ये क्विक फिक्स सॉल्यूशंस नहीं है। मैं खुद आयुर्वेदिक एलोपैथिक पद्धति का चिकित्सक हूं, आपने परिचय में दिया कि प्रशिक्षण से प्लास्टिक सर्जन हूं। मैं आपको पूरी प्रामाणिकता से कहूंगा कि प्रैक्टिस जो है ये डिजीज ट्रीटमेंट में आज की समय में बहुत सुपीरियर होगी, लेकिन प्रिवेंशन में एलोपैथी को बहुत काम नहीं होता, एलोपैथी में भी बहुत काम नहीं होता है इसके लिए। हम अगर कोई ऐसी, जब मुझे बहुत से लोग आकर कई बार पेशेंट्स भी पूछते हैं कि साहब कोई प्रोटीन की दवाई लिख दो, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि तुम्हारे इर्द गिर्द तुम घर में प्रोटीन से भरे हुए हो, तुम दवाई किस चीज की चाह रहे हो इसमें। तो एलोपैथी का काम बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट करना या प्रिवेंटिव मेडिसिन में नहीं है, इसमें हमने आयुर्वेद के मानकों का, योग के मानकों का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ समस्या यह है कि, और मैं बहुत मेरे आयुर्वेद मित्रों से भी कहता हूं कि इतना अच्छा विज्ञान होने के बावजूद भी आयुर्वेद की वर्तमान समय में समस्या यह है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। क्योंकि रिसर्च आर्टिकल नहीं बनते हैं तो पूरी दुनिया एक सा काम नहीं करती, उसको वो अपने तरीके से, हर व्यक्ति अलग तरीके से उपयोग करता है। तो वर्तमान समय में मेरी सलाह है कि आयुष मंत्रालय जिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों को और जिन रिकमेंडेशन को वो रिकमेंड कर रहा है, आयुष मंत्रालय की उन आयुर्वेद संबंधी रिकमेंडेशंस का हमने जरूर पालन करना चाहिए। वो चाहे इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खाने हो, काढ़े हो या अन्य चीज हो, उसका पालन करना चाहिए। योग का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। टेलीमेडिसिन को लेकर जो प्रश्न आया, मुझे लगता है ये अगेन एक ऐसी चीज है जो कि एवेन्यू फॉर फ्यूचर है। मैं इसको एक और चीज से जोड़कर आपको बताऊंगा। टेलीमेडिसिन का अगर हमने सही उपयोग करा तो बड़ा टूल हो सकता है। निश्चित रूप से परेशानी यह है कि बहुत ज्यादा उपयोग इसलिए नहीं होता कि मेडिको लीगल उसके एंगल्स हैं बहुत सारे, लेकिन टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप बड़े से बड़े प्रैक्टिशनर को, आप मुझे भी ले जाकर बड़ौदिया खान नाम के गांव से जोड़ सकते हो जो सावेर में स्थित होगा।
ठीक है, या मुझे ले जाकर आप डोंगरगांव से जोड़ सकते हो जो कि मऊ के आउटस्कर्ट्स पे होगा। ये टेलीमेडिसिन की ताकत है, लेकिन इसमें एक इंटरफेस लगेगा। मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कि सिंपल हम क्लिक करके और सामान खरीदने जैसा नहीं है कि वो स्टैंडर्डाइज चीजें मिलेंगी, हम दिखेंगे। इसमें पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट टू डॉक्टर इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए टेलीमेडिसिन सेंटर रन का उपयोग मुझे ऐसा दिखता है आगे के लिए कि आप उच्च प्रशिक्षण प्राप्त स्पेशलिस्ट को छोटी जगह पर उसकी दक्षता उपलब्ध करा सकते हो, बशर्ते कि उस छोटी जगह पर उसकी बात समझने वाला एक बेसिक लेवल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो। मुझे पता नहीं मैं स्पष्ट कर पाया कि नहीं इस बात को, लेकिन ये मुझे एक टेलीमेडिसिन का स्वरूप आगे के रूप में दिखता है। मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जो प्रश्न है वो भी स्पष्ट है। देखिए, कोविड को लेकर कोई भी साइंटिफिक डेटा दुनिया में उपलब्ध नहीं था। कोविड-19 से कैसे लड़ा जाता है, इसकी कौन सी दवाई होती है, इसकी कौन सी दवाई नहीं होती है, ये कोई भी डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था। कोविड-19 के बारे में विश्व की साइंटिफिक कम्युनिटी भी सीख रही है अभी, और मुझे कहने में कोई शर्म की बात नहीं कि हम भी डेली उससे सीख रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब्जी को लोग साबुन से धोने लगे थे। मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो यूएस में जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है उसने एक रिपोर्ट जारी करी है जो ये कहता है कि उसको आप 6 से 8 घंटे बाहर रख दो, पर्याप्त है, उसको धोने की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं इसमें से कौन सी बात सही है, कितनी गलत है। इतना जरूर है कि वर्तमान समय में कोई ऑथेंटिकेटेड ट्रीटमेंट इसका नहीं है। स्टडीज अभी जो उपलब्ध हैं वो ये साबित करती हैं कि अगर आप मास्क पहनेंगे तो मास्क पहनने से आप स्वयं संक्रमित होने के खतरे को कम करेंगे, और अगर आप संक्रमित हैं तो चूंकि आपके ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाएंगे, वो ड्रॉपलेट्स दूसरों के संक्रमण के खतरे को भी कम कर देंगे। कोविड-19 की समस्या ये थी कि इसमें आपको व्यक्ति के पास आना जरूरी नहीं था। कोविड-19 का वायरस, सरल बात कैसी है कि मान लीजिए एक्स किसी व्यक्ति को कोविड है, वो अगर किसी गली में से गुजरा, खांसते हुए गुजरा और मास्क नहीं पहने हैं, तो उसकी खांसी में जो ड्रॉपलेट के कण हैं वो पास की समझ लीजिए लोहे की रेलिंग पर जाकर वायरस बिठा देंगे, वायरस की पार्किंग कर देंगे, और वहां वो वायरस 6 से 8 घंटे जीवित रहेगा। मतलब अगला आने वाला व्यक्ति 4 घंटे बाद जब आया, जब ये सज्जन निकल गए थे, उस रेलिंग को छुएगा, मुंह और आंख नाक कान को हाथ लगाएगा और इन्फेक्ट हो सकेगा। इसलिए मास्क की कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने में उपयोगिता है, ये बात स्पष्ट है। लोगों को इससे, मैं स्वयं भी, मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी उपयोग करना पड़ता है, तो मैं भी बहुत लंबे समय अगर नाक कवर करे रहूं तो थोड़ा सफोकेटेड महसूस करता हूं। कुछ समय के लिए हमको किसी को आवश्यक है तो बाहर निकालकर सांस ले, लेकिन पब्लिक प्लेसेस और खासकर जब हम क्राउडेड पब्लिक प्लेस पर हैं तो मास्क की उपयोगिता है। सैनिटाइजर अभी तो वायरस को मारने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब बोले डॉक्टर साहब इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा हाथ का, या कुछ अन्य चीज तो नहीं होगी? तो अभी इसका सरल उत्तर यह है कि हमको नहीं पता कि इससे क्या होगा कि क्या नहीं होगा। साइंटिफिक कम्युनिटी भी डेटा पर ही चलती है। आज तक सैनिटाइजर का इतना व्यापक और इतनी मात्रा में उपयोग मुझे लगता है विश्व भर में कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो डेटा अपने पास उपलब्ध है वो ये नहीं कहता कि इससे कोई बहुत बड़ी बीमारी ऐसी होती है। मैं फिर भी लोगों को ये सुझाव देता हूं कि जब आप घर के अंदर हैं तो आप साबुन पानी और सैनिटाइजर का ऑल्टरनेट उपयोग करें। बाहर तो आप साबुन पानी का उपयोग कम कर पाएंगे, तो सैनिटाइजर रखिए अगर आपका हाथ वो है। सेकंड, एक आजकल एक चीज की चर्चा कम है, ये मैं सबके सामने उल्लेख करना चाहूंगा। ये चीज, इसको हम कहते हैं हैंड कॉन्शियसनेस। हैंड कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मेरा हाथ कहाँ है और मेरा हाथ किन चीजों को छू रहा है। अगर इसको लेकर हम अगर कॉन्शियस हैं तो भी हम इन चीजों का उपयोग कुछ कम कर सकते हैं। एक प्रश्न मैंने अभी एंड में देखा, इन सारे प्रश्नों के अलावा जॉन साहब ने पूछा शायद कि चलिए मैं एक, ये अपूर्व जी जो पूछ रहे हैं इसको ले लेता हूं। मेंटल हेल्थ कंसिडरेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, एक हेल्थ तो पहले ही निग्लेक्टेड था और मेंटल हेल्थ तो अति निग्लेक्टेड की श्रेणी में आता है अपने यहाँ पर। तो मेंटल हेल्थ कंसिडरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर आपको ये चीज बहुत ताकत से कहूंगा, भारत में ये समस्याएं जितनी अन्य जगहों पर होंगी वो कम होंगी अगर हमने अपना सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बिखरने नहीं दिया। तो भारत में जो मानसिक अवसाद हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मात्रा विश्व के देशों से बहुत ज्यादा कम होती है। हमारे यहाँ जब शादियां टूटती हैं तो अपने माँ बाप और अपनी श्रीमती जी के माँ बाप से आप बात करना, यही हमारे लिए काउंसलिंग होती है। हमको मैरिज काउंसलर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी ताकत है, इसमें हमने शर्म नहीं पालना है, इस ताकत को हमने ताकत के रूप में उपयोग करना है। जॉन साहब का एक प्रश्न मैंने देखा जो अंत में आ रहा था कि व्हेन विल लाइफ गेट बैक टू नॉर्मल। तो इसमें मेरा इतना ही एक बहुत हम्बल सबमिशन है कि हमको शायद नॉर्मल की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमने जिस चीज को नॉर्मल मान लिया था वो नॉर्मल अतिवादिता के ओर जाती जा रही थी। हम जिस चीज को सामान्य समझने लगे थे वो सामान्य सही नहीं था।
वो सामान्य सही हो ये जरूरी भी नहीं था। हमने जिस चीज को नॉर्मल माना वो नॉर्मल था कि नहीं था, वो कहीं अब नॉर्मल तो नहीं था। पहले तो इसकी विवेचना मिलकर समाज करे, हम एक नए नॉर्मल की परिभाषा गढ़ें और फिर उस नॉर्मल पर चलें, तो मुझे लगता है हम बहुत चीजों से निकल आएंगे। थैंक यू डॉक्टर निशांत जी। निश्चित रूप से आपने सभी प्रश्नों का यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर चर्चा की है, और इसमें कुछ प्रश्न जो और हैं, अभी हमारे पास 2-3 मिनट और है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हम समाप्त करें। उसके पहले एक बात महत्वपूर्ण हो रहा है कि अभी इजराइल में कई स्कूल खोल दिए गए थे, तो एक प्रश्न ये आ रहा है कि वहाँ पर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को काफ़ी अधिक मात्रा में संक्रमण हो गया, और चूंकि आप स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है जो कोविड-19 की, इसके में भी आप सदस्य हैं, तो मैं राज्य की तरफ से देखने के लिए, अगर विशेषकर हम स्कूल में देखें कि निश्चित रूप से हमको, आपने कहा है कि कोविड-19 अब ऐसा है कि इसके लिए कोई निश्चित समय तो है नहीं, ये इंडेफिनिट रह सकता है और उसके साथ हमको रहना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा स्कूल या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम नियंत्रण अभी कर सकते हैं और कुछ 2-3 महीने का और अवसर देकर उसको बाद में खोलना उचित हो, क्या इसको आप ठीक समझते हैं? क्योंकि इजराइल ने निश्चित रूप से हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर दिया है कि जहां हम कोरोना को बचाना चाह रहे हैं, इतना जागरूकता लेकर आए हैं, वहां इकोनॉमी में तो हमको वापस में रिटर्न करना पड़ेगा, को जो आवश्यक सेवा उसको तो करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर हम नए जो प्रोफेसर जॉन का प्रश्न था, रोड मैप टू रिटर्न नॉर्मल और शेप ऑफ द सोसाइटी क्या होगा, तो ऐसा लगता है कि एजुकेशन में तो ये ऑनलाइन मोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और विदेशों में बहुत जगह ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। तो राज्य की नीति की दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के रूप में आप मेंबर के रूप में चर्चा करते हैं, तो इसके संदर्भ में अगर हम देखें कुछ ऐसी स्थान जहां पर हम रोक सकते हैं अभी इकट्ठा होना भीड़ को, कॉलेज स्कूलों में जहां पर संक्रमण के चांसेस हो सकते हैं, तो क्या ये उचित होगा कि हम उसको थोड़ा समय और दे दें, दिसंबर के आसपास तक हम इसको रेगुलर कर पाएं, और जब तक ऑनलाइन मोड को और प्रमोट करें शिक्षा के। और दूसरा एक प्रश्न आता है कि जब हम कृषि की बात कर रहे हैं, तो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि कृषि को हमको उद्योग का दर्जा देना चाहिए। हो सकता है कि गांव ने की डिपेंडेंसी शहर पे इसलिए हो गई कि जितना इंडस्ट्रियल मॉडल है वो अर्बन मॉडल के रूप में विकसित हुआ, और अगर डॉक्टर अम्बेडकर का हम बोलते हैं कि कृषि को अगर हम उद्योग का दर्जा दे देते हैं तो उद्योग गाँव में चला जाएगा। तो क्या सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए अगर हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो कृषि को अगर उद्योग का दर्जा देकर हम सेल्फ रिलायंट की ओर बढ़ सकते हैं? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर चर्चा करें। एजुकेशन को जो लेकर प्रश्न है महत्वपूर्ण है। मैं एक जर्मनी का उदाहरण देता हूं आपको। जर्मनी में उन्होंने कुछ स्कूल्स ओपन करना शुरू करे हैं। इजराइल एक नेगेटिव उदाहरण है। इजराइल में अभी ये जो समझने में आया, ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी संख्या में अचानक इन्फेक्शन रेट बढ़ा और स्कूल उनको बंद करने पे जाना पड़ रहा है। जर्मनी सक्सेसफुली इस चीज को कंडक्ट कर रहा है महीने भर से। जर्मनी ने क्या करा है, जर्मनी ने हायर एजुकेशन वाले जो लोग हैं 6वीं से ऊपर वाले, अब ये सुनिएगा, ये सुनने में बड़ा विरोधाभास सा लगेगा, हायर एजुकेशन वाले बच्चों को पूरा ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर दिया है, और वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए स्कूल बुला रहे हैं। उसके लिए वो पर्याप्त व्यवस्थाएं करते हैं जो करना है। उनका ऐसा कहना है कि जो छोटा बच्चा है उसको हमको स्क्रीन का एक्सपोजर टाइम ज्यादा नहीं देना है, और उनका ये भी कहना है कि जो छोटा बच्चा है वो ऑनलाइन एजुकेशन को कंप्लाई नहीं करता उतने ज्यादा। अपने यहाँ वर्मा सर एक दूसरी चीज भी उपलब्ध समस्या आएगी। हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े स्कूलों की चर्चा है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में अभी भी 78% बच्चा बहुत छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। कई कई जगहों पर ये नंबर जो है ये 30% से लेकर और 90% तक वेरी कर सकता है उन जगहों के हिसाब से। तो जब इवन शहरों के अंदर वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो आपके ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को उतना कंप्लाई करता है कि नहीं करता है, ये भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर देना होगा। तो अपने को अपने प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन इस समय जो है वो बिल्कुल क्लियर है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में कैसे डालेंगे, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे ढलेगा, ये एक चीज है जिस पर कि मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा। आप एजुकेशन में काम करते हैं, सिर्फ एजुकेशन स्कूल नहीं, इवन हायर एजुकेशन हैज टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। तो हायर एजुकेशन को लेकर और स्कूल एजुकेशन को लेकर भी हमने ये चीज की चिंता चर्चा करनी चाहिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, हायर एजुकेशन में तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि पूरे जो सेशंस हैं उनको कई भागों में तोड़ा जा सकता है। क्या ये जो क्लासरूम टीचिंग है इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग या ऑन फील्ड ट्रेनिंग में ज्यादा करके और
क्लासरूम ट्रेनिंग को ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ढालकर दोनों चीजों को पैरेलल चला सकते हैं क्या? वरना अभी हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि हम जब फील्ड पे भेजते हैं तो क्लासरूम टीचिंग बंद कर देते हैं, और जब क्लासरूम टीचिंग चलाते हैं तो फील्ड में नहीं जाता है व्यक्ति। तो ये कुछ एजुकेशन सेक्टर के सामने भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्कूल एजुकेशन को लेकर अपने यहाँ प्रश्न इसलिए थोड़ा सा क्लिष्ट है कि हमारे स्कूल्स क्राउडेड है, नंबर 1। हमारे स्कूल्स में बहुत सारा स्कूल बेस ऐसा है जो कि शायद ऑनलाइन एजुकेशन को कंप्लाई नहीं करेंगे। उनके घरों में उतनी जगह नहीं है, आप घरों में जाकर देखिए कि वो ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास पढ़वा सकें। तो शायद ये बड़े सीबीएसई स्कूल्स में तो संभव हो, बाकी के लिए हमको क्या रास्ता ढूंढना है, क्या रास्ता सोचना है, ये सोचना पड़ेगा। छोटी क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 2 महीने 3 महीने मैंने स्कूल वालों से बड़ी एक्सटेंसिव चर्चा करी और लगभग सभी का उनका ये मत है कि अगर आप हमको सितंबर 1 से भी सेशन करने दोगे तो हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे, बाकी छुट्टियां काटकर। तो वहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। तब तक हम भी देखेंगे कि किस तरीके से चीजें जो है इवॉल्व करती हैं और क्या होता है। कृषि को उद्योग का दर्जा, ये लंबे समय से पेंडिंग मांग है, लेकिन आप सभी समझते हैं कि ये उतना सरल नहीं है जितना सरल हमको सुनने में लगता है। जब आप उद्योग का दर्जा किसी चीज को लेने को बात करते हैं तो फिर उद्योग से संबंधित जो नियम है उसको पालन करने के लिए हमारी तैयारी है क्या? हम उद्योग को लेकर जितने कड़े नियमों से हम काम करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बैंकिंग ऋण जिस तरीके से उद्योगों को उपलब्ध होता है, हम कृषि को उस तरीके से उपलब्ध कराएंगे क्या? और अगर कृषि को वैसे नहीं उपलब्ध कराएंगे तो फिर हम बाकी इंडस्ट्रीज के लिए किस तरीके से काम करेंगे? हम जिस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स कृषि में लेकर आते हैं वो हम बाकी उद्योगों में लाते हैं क्या? हम छोटे किसान और बड़े उद्योगों का दर्जा जैसे ही आप उसको इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू करते हो तो हम छोटे किसान का संरक्षण जो करना चाहिए, जो हम अभी स्कीम्स के माध्यम से कर पाते हैं, वो हम इफेक्टिवली कर पाएंगे क्या? तो अगर आप मुझसे एक प्रश्न पूछें कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उत्तर है कि देना चाहिए। लेकिन कृषि को जब हम उद्योग का दर्जा देते हैं तो उसका मन बनाकर, उसका मानस बनाकर उस पर एक बहुत अच्छे होमवर्क की जरूरत होगी। हम किस तरीके से रन करेंगे, किस तरीके से बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो एस्केप रूट नहीं बन जाएगा, और किस तरीके से हमारे छोटे किसान का हित जो है वो प्रिजर्व्ड बना रहेगा। जब तक हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ लेते तब तक हमको ये निर्णय कर पाना कि हम एक ठीक औद्योगिक नीति कृषि पर लागू कर दें, ये शायद संभव नहीं होगा। धन्यवाद डॉक्टर निशांत जी। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारे प्रश्न थे वो सभी आपने बहुत बखूबी उनका समाधान किया है चर्चा के अंतर्गत। यह विश्वविद्यालय जो है वो सामाजिक विज्ञान का विश्वविद्यालय होने के कारण हम लोगों का सारा ध्यान इस बात की ओर है कि सामाजिक परिवर्तन हम किस प्रकार से ला पाएं। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आशा शुक्ला जी ने महिलाओं को और जेंडर विशेष को लेकर उन्होंने एक पेपर बनाया है, फाउंडेशन कोर्स बनाया है जो सभी विषयों के लिए, सभी कोर्सेज के लिए, सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें ये जो आपने चर्चा की है उसके बहुत सारे समाधान उसके अंदर मिल जाएंगे। वैसे ही विश्वविद्यालय ने एक और प्रयास किया है कि हम पेंडेमिक एजुकेशन, एपिडेमिक एजुकेशन को एक पार्ट बना लें हमारे कोर्सेज का, जिससे कि विद्यार्थियों को लगातार एक प्रिपेयर्डनेस जो होती है समाज में इस प्रकार के पेंडेमिक में, क्योंकि आपने बिल्कुल कहा कि हम समाज बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था कि कोविड के लिए, इसलिए इसमें बहुत समय लगा। तो एक प्रिपेयर्डनेस होती है, सोशल प्रिपेयर्डनेस रहती है, वो हम लेकर आ पाए। साथ ही एक बहुत बड़ी कमी भी नजर आ रही थी जिसको एक कानून हमारा पास होना चाहिए जो पेंडेमिक को डील करने के लिए, जैसे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने बहुत अच्छा आगे लेकर आ गए हैं। अभी भी हम पेंडेमिक और एपिडेमिक्स को डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, उसी के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी एक हमारे पास एक पृथक स्वतंत्र कानून होना चाहिए, और जो राज्य हमारा मध्य प्रदेश इसके अंदर लीड ले सकता है। और आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि विश्वविद्यालय ने इन जो मॉड्यूल्स को डेवलप किया हुआ है जेंडर के और ये पेंडेमिक एजुकेशन के, वो आपको दें, जिससे आप वहाँ पर बात करके इसको लागू करवा सकें, क्योंकि यही दायित्व है यूनिवर्सिटीज़ का कि नॉलेज क्रिएशन कराना है और ऐसे सामाजिक क्राइसिस में अपनी भूमिका को हमको निभाना भी है। मैं हमारी महामहिम जो राज्यपाल जी ने जो हमको निर्देशित किया है, क्योंकि वो हमारे सारे राज्य के विश्वविद्यालयों के वो कुलाधिपति होते हैं, तो कुलाधिपति होने के कारण मैं यहाँ पर आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि देश में हमारे महामहिम पहले ऐसे राज्यपाल जी रहे हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय की भूमिका को बड़ा सुस्पष्ट किया कोविड-19 से लड़ने के लिए, और लगातार उन्होंने राजभवन की वेबसाइट के माध्यम से कोरोना वायरस के लिए और कोविड-19 के लिए उन्होंने प्रयास किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयास किए हैं कि प्रदेश में
जो उड़ान के लिए हमारी जो तैयारियां थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसका सफल उदाहरण रहा है कि हम अनेक जो समृद्ध देश थे उनके मुकाबले कहीं अधिक तरीके से कोरोना को का सामना करने के लिए, उसे लड़ने के लिए सक्षम रहे हैं। ये हमने सक्षमता दिखाई है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि विश्वविद्यालयों की जो भूमिका हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने कहा है, उसने जनरेशन अवेयरनेस जनरेशन का जो काम किया है, जागरूकता का काम किया है, वो हमारे सभी संकाय और शोधार्थियों और छात्र छात्राओं ने मिलकर काफी व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश में किया है विशेषकर, और कई करोड़ों में यहाँ पर मैसेजेस हमारे छात्र छात्रा उनके परिवारों को कोरोना से बचने के लिए, लड़ने के लिए दिए हैं। और ये आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया भी माननीय कुलाधिपति जी के निर्देशों के अनुसार काफी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं, और उन्होंने दिन रात मतलब एक प्रकार का अभियान चलाया है, ब्राउस अभियान कोविड-19 के प्रति, और इसी की कड़ी में हम ये इस प्रकार की वेब लेक्चर सीरीज भी आयोजित कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर जो व्याख्यान रहा है निश्चित रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी रहा है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और साथ ही जितनी रोचकता से और जितनी तथ्यात्मक जानकारी से आपने यहाँ पर अपनी बात रखी है, वो एक वैज्ञानिक तरीके का जहाँ पर हमारा संवाद हुआ है, जिससे हम सभी के जो समाधान है, शंका समाधान है, वो यहाँ तो मैं चाहूंगा हमारे विश्वविद्यालय की डीन डॉक्टर मनीषा सत्याना जी को धन्यवाद ज्ञापन अपेक्षा है। अब मैं चाहूंगा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच की कुलपति महोदया प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को मैं धन्यवाद कृतज्ञता देती हूँ कि उन्होंने हमें निरंतर मार्गदर्शन और एक कुशल नेतृत्व के दौरान इस प्रकार से कोविड-19 के लिए जिस प्रकार जागरूकता और विभिन्न विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन कर वेब सीरीज के दौरान के माध्यम से हम सभी के बीच एक नवीन जागरूकता और समाज में सामाजिक विज्ञान के इस विश्वविद्यालय के द्वारा एक अभियान की शुरुआत की। इसके लिए मैं हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे आज के जो विशिष्ट व्याख्यान डॉक्टर निशांत खरे जी द्वारा दिया गया, जिसमें ये बात वाकई में मानने लायक है कि एक प्लास्टिक सर्जन, सुप्रसिद्ध चिकित्सक और कोविड-19 का जो माननीय सदस्य के रूप में उन्होंने अपना जो व्याख्यान यहाँ दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ चिकित्सा के या हेल्थ के क्षेत्र में ही नहीं और विभिन्न प्रकार के लगभग 52 जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे और उन सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए और विस्तृत रूप से हमारे सामने एक चर्चा की कि हम किस प्रकार से जो चुनौतियां हैं कोविड-19 की, उसको किस तरह हम अवसरों में बदल सकते हैं, उसको लेकर उन्होंने विस्तृत बात करके हम सबको यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें आज ये समय दिया और वाकई में एक माननीय सदस्य होने के नाते एक लंबा समय इस विश्वविद्यालय को देने के लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। मैं इसी कड़ी में इस विश्वविद्यालय के माननीय डीन महोदय प्रोफेसर डीके वर्मा जी जो एडवाइजर हैं इस सेमिनार वेब सेमिनार के और हमारे विश्वविद्यालय में डायरेक्टर हैं, उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप से जो एक मैनेजरियल कैपेसिटी के रूप में हमारे सामने एक संचालनकर्ता के साथ साथ उसको एक कोऑर्डिनेशन कर जो रूप प्रदान किया है, वो वाकई में एक एकेडमिशियन की हमें याद दिलाता है। तो सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर किशोर जान साहब